हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं परसियन मूवी के बारे में, जो कि 2022 के हाल ही में रिलीज़ हुई थी। ये लव स्टोरी 19th सेंचुरी की है, जो कि हमारे सामने एक ट्रू लव स्टोरी को प्रेजेंट करती है, जहाँ पर दो प्यार करने वालों के बीच में अमीरी और गरीबी की दीवार आकर के खड़ी हो जाती है। लेकिन वो कहते हैं कि समय कब क्या करेगी ये तो कोई भी नहीं जानता, और ऐसा ही कुछ इन दोनों के साथ में भी होता है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम चलते हैं इस प्यारी सी मूवी की स्टोरी लाइन की तरफ। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक कपल को देखते हैं, जिसमें लड़की का नाम एन होता है और लड़के का नाम फ्रेडरिक वैन वर्थ होता है। फिल्म इन्हीं दोनों की लव स्टोरी पर है, जहां पर एन बता रही होती है कि हमारी शादी 7 साल पहले वैन वर्थ से होने वाली थी, पर शादी नहीं हो पाई क्योंकि वैन वर्थ नेवी में एक सिपाही होता है और साथ ही वो बहुत गरीब होता है, जिसके कारण हम लोग को अलग होना पड़ा। और इसी के साथ में ये स्टोरी आगे बढ़ती है, जहाँ हम एन को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ड्रिंक करती है और हमेशा उदास और खोई खोई सी रहती है। तभी सीन शिफ्ट होता है एन की फैमिली पर, जहां एन के फादर को दिखाया जाता है, जिनका नाम वाल्टर होता है। वो काफ़ी अमीर होते हैं और अपने सामने किसी को कुछ भी नहीं समझते। साथ ही उनके अंदर बहुत ज़्यादा ईगो भरा हुआ होता है। वो अपने आप से बेहतर इंसान किसी को भी नहीं समझते। यहाँ हम देखते हैं कि वाल्टर एक बुक पढ़ रहे होते हैं और अपनी पास्ट लाइफ को याद कर रहे होते हैं, और यहाँ अपनी 3 बेटियों के बारे में बता रहे होते हैं, जिनका नाम एलिजाबेथ, एन और मैरी रहता है। यहाँ एन अपनी बड़ी बहन एलिजाबेथ और साथ ही अपने फादर के बारे में बताती है कि दोनों ही एक जैसे हैं और वो कभी भी मेरे बारे में नहीं सोचते। एन मैरी के बारे में बताती है, जो कि बहनों में सबसे छोटी है, जिसकी शादी हो चुकी है और साथ ही उसके 2 बच्चे भी हैं। तभी कुछ लोग घर के अंदर आ जाते हैं और घर का सारा सामान लेकर के जाने लगते हैं, क्योंकि एन के फादर अब कर्जे में डूब चुके होते हैं। जहाँ पर रसेल नाम की लेडी एन के पिता को समझाती है कि वो अपने फिजूल खर्च को कम करें जब तक कि वो कर्ज से मुक्त नहीं हो जाते। रसेल एन की माँ की सबसे अच्छी फ्रेंड है, जो कि हमेशा ही सच का साथ देती है और एन को सबसे ज़्यादा प्यार भी करती है। तभी एक आदमी कहता है वाल्टर से कि क्यों ना आप अपना घर छोड़ के बाहर चले जाएं, वो काफ़ी अच्छी जगह है और बहुत ही सुंदर जगह है। वाल्टर कहते हैं कि हम अपना घर छोड़कर रेंट पर कैसे रहेंगे और फिर यहाँ पर कौन रहेगा। तभी वो बोलता है कि कुछ दिन पहले हमें एक नेवी ऑफिसर मिले थे, जो कि काफ़ी अमीर लग रहे थे और जिनको घर रेंट पर चाहिए था, और वो इस घर का अच्छा खासा रेंट देने के लिए तैयार थे, जिनका नाम एडमिरल क्राफ्ट है। और उनकी वाइफ का एक भाई भी है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हैंडसम है और वो भी नेवी में कैप्टन की पोस्ट पर है। शायद हम सभी लोग उससे मिल चुके हैं। उसका नाम है फ्रेडरिक वैन वर्थ। इतना सुनते ही एनी समझ जाती है कि कैप्टन कोई और नहीं बल्कि वैन वर्थ ही है, और वो अपने कमरे में जाकर बीती बातों को याद करके रोने लगती है। तभी वहाँ पर रसेल आ जाती है और उसे समझाती है कि इस बात को बीते 7 साल हो चुके हैं, अब तक वो किसी और से प्यार और शादी कर चुका होगा, बेहतर यही होगा कि तुम उसे भूल जाओ। जिसके बाद में रसेल वहाँ से चली जाती है और एन उठकर एक बक्से को खोलती है, जिसमें से अपनी सारी यादों को देखती है और अपने बॉयफ्रेंड की दी गई सारी चिट्ठियों को भी देखती है और पढ़ती है। अगले दिन एन के पिता और बहन बात जाने के लिए तैयार होते हैं। तभी एलिजाबेथ एन से कहती है कि तुम बात नहीं जा सकती हो, क्योंकि हमारी छोटी बहन मैरी की तबीयत ठीक नहीं है और तुम्हें वहाँ ऊपर क्रूज जाना होगा। एन को बहुत सारी हिदायतें देते हुए उसके फादर और बहन वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन एडमिरल क्राफ्ट अपनी 5 के साथ में वहाँ पर रहने के लिए आते हैं, जहाँ एन उन्हें अपने घर के अंदर ले जाती है। और वहाँ एडमिरल क्राफ्ट कहते हैं एन से कि मिसेस क्राफ्ट का एक छोटा भाई है, जो कि नेवी डिपार्टमेंट में कैप्टन है और काफ़ी कामयाब है और दिखने में काफ़ी हैंडसम है, और अभी तक उसकी शादी भी नहीं हुई है। एन कहती है कि मैं आपके भाई को जानती हूँ। मिसेस क्राफ्ट कहती है कि सच में, तो क्यों ना इसी खुशी में एक दिन डिनर साथ में किया जाए, क्योंकि 2 दिन में वैन वर्थ भी आने वाला है और इस तरीके से हम साथ में डिनर करेंगे तो अच्छा भी लगेगा। अगले दिन एन अपनी छोटी बहन मैरी के पास चली जाती है, जो कि अब क्रोस में रहती है और उसकी तबीयत खराब है। मैरी के घर पहुंचने के बाद एन बताती है कि उसकी छोटी बहन एक नंबर 1 की बातूनीबाज और नौटंकी है, जो कि हमेशा अपने पति और अपने ससुराल वालों की बुराई करती रहती है। तभी उसकी 2 नंद भी वहाँ पर आ जाती हैं, जिनका नाम हेनरी और लुइसा होता है, जो कि एन को देखकर काफ़ी खुश हो जाती हैं। तभी वहाँ पर मैरी के हस्बैंड आ जाते हैं और बताते हैं कि रात के डिनर पर कुछ खास मेहमान आ रहे हैं, जिनका नाम एडमिरल क्राफ्ट है, और उनकी वाइफ भी साथ में आ रही हैं, और साथ ही उनका छोटा भाई भी आएगा, जिसका नाम फ्रेडरिक वैन वर्थ है। पर सारी लड़कियां उसका नाम सुनकर काफ़ी ज़्यादा उनके कारनामों की कहानी बताने लगती हैं और एन से भी पूछने लगती हैं और उससे मिलने के लिए काफ़ी एक्साइटेड भी हो जाती हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वैन वर्थ लड़कियों के बीच में काफ़ी फेमस होता है। तभी मैरी का बेटा उसके हाथ से गिर जाता है, जिसकी वजह से उसका हाथ टूट जाता है, जिसके कारण किसी एक को अब घर में रुकना पड़ेगा। और ये सुनकर मैरी के नखरे शुरू हो जाते हैं घर में रुकने के नाम पर, क्योंकि वो घर में नहीं रुकना चाहती थी।
अंत में एन को घर पर रुकना पड़ता है जिससे कि वो बच्चे की देखभाल कर सके और सारे लोग डिनर पर चले जाते हैं। इधर एन काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करने लगती है, ये सोच करके कि काश वो भी जा पाती और वेंटवर्थ से मिल पाती। अगली सुबह ब्रेकफास्ट टेबल पर सभी बैठकर नाविकों के बारे में बात कर रहे होते हैं और एन कैप्टन वेंटवर्थ की नकल उतार रही होती है। तभी उसके घर पर वेंटवर्थ आ जाता है, जहाँ मैरी और उसके हस्बैंड को पता चल जाता है कि एन और वेंटवर्थ एक दूसरे को अच्छी तरीके से जानते हैं। जिसके बाद वेंटवर्थ वहाँ से चला जाता है। रात को सभी लोग डिनर पर जाते हैं अपक्रोज ग्रेट हाउस में, जहाँ सभी लोग डिनर टेबल पर बैठने के लिए एक दूसरे को कहते हैं, मगर एन वेंटवर्थ के पास में नहीं बैठती और वेंटवर्थ के पास में लुइसा बैठ जाती है और दोनों खूब सारी बातें करने लगते हैं, जिसको देखकर एन काफ़ी ज़्यादा जेलस फील करती है, मगर एन कुछ बोल नहीं पा रही होती है और एन पियानो बजाने लगती है, जिस पर सभी लोग डांस करने लगते हैं। अगले दिन मैरी एन से कहती है कि तुमने देखा ना रात में कि तुम्हारे उदास पियानो की धुन पर भी वेंटवर्थ कैसे नाच रहा था, और वो भी लुइसा के साथ में। मुझे तो लगता है कि वो लुइसा को प्रपोज करने वाला है और जिसके बाद में दोनों शादी कर लेंगे। और इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद में एन अपने आप से बातें करने लगती है और कहती है कि बचपना में कोई हमें ये नहीं बताता कि आपके लिए कभी भी नहीं रुकती, वो आगे बढ़ती रहती है। आप आगे बढ़े या ना बढ़े, मानो कि हम वेंटवर्थ को पल भर के लिए एक जिस्म और दो जान मान बैठे थे, मगर अब हम बिल्कुल अजनबी जैसे हैं। जिसके बाद एन गार्डन में बैठ जाती है और बहन मैरी से बात करने लगती है। तभी मैरी की दो नंद वहाँ पर आ जाती हैं और एन को जंगल में घुमाने के लिए ले जाती हैं। तभी लुइसा एन को बताती है कि मुझे फ्रेडरिक वेंटवर्थ से प्यार हो गया है और मैं उसके बिना नहीं रह सकती। एन कहती है कि वो मेरा अतीत था। लुइसा कहती है कि हाँ, तभी तो तुमने उसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। तभी वहाँ पर सामने वेंटवर्थ और एन की बहन आ जाती है, जो कि उसे अपने साथ में बुला ले जाते हैं और सभी आपस में बात करने लगते हैं। कुछ ही देर बाद एन देखती है कि लुइसा वेंटवर्थ के साथ में एक झील के किनारे बैठकर बातें कर रही होती है। एन वहीं पेड़ के पीछे छुपकर इन दोनों की बातें सुनने लगती है, जहाँ लुइसा कहती है कि वाल्टर के घर में एन जैसी अच्छी लड़की कैसे जन्म ले सकती है। काश मेरे भाई चार्ल्स के साथ में एन की शादी हो गई होती। तभी वेंटवर्थ कहता है कि एन के भोले भाले चेहरे पर मत जाओ, उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा ईगो भरा हुआ है, बस उसका जाहिर करने का तरीका बाकियों से बिल्कुल अलग है। पर लुइसा ऐसा मानने से इनकार करती है। तब वेंटवर्थ कहता है कि तुम उसे आजमा लेना कभी, तब तुम्हें पता चलेगा कि एन कैसी है। तब भी लुइसा कहती है कि मैं एन के बारे में कुछ भी सुनने को तैयार नहीं हूँ, वो जैसी भी है वो बहुत ही अच्छी है मेरे लिए। और ये सारी बातें एन पेड़ के पीछे छुपकर सुन रही होती है, जिसे ये पता चलता है कि वेंटवर्थ उसके बारे में क्या सोचता है। तभी वहाँ से वेंटवर्थ और लुइसा उठकर जाने लगते हैं। एन भी उनके पीछे पीछे जाने लगती है। तभी एन का पैर फिसल जाता है और वो गिर जाती है, जिसकी वजह से उसके पैर में मोच आ जाती है और वो लंगड़ाते हुए आगे की ओर बढ़ने लगती है। वहीं से एडमिरल क्राफ्ट गुजर रहे होते हैं अपनी बग्घी से और वो एन को इस हालत में देखकर उसे घर तक छोड़ देते हैं। घर पहुंचने के बाद में हेनरी उसे बताती है कि हम सभी कल लेम जा रहे हैं। एन पूछती है कि हम लेम क्यों जा रहे हैं। तब हेनरी वहाँ पर बताती है कि कैप्टन वेंटवर्थ अपने कुछ दोस्तों से मिलवाना चाहते हैं। एन कहती है कि मैं नहीं जा पाऊंगी, मेरे पैर में काफ़ी ज़्यादा दर्द है। तभी एन की बहन आ जाती है और उससे कहती है कि हम सभी कल लेम जा रहे हैं और तुम्हें भी चलना होगा, क्योंकि कोई भी बहाना नहीं चलेगा। अगली सुबह सभी कोई लेम में होते हैं, जहाँ वेंटवर्थ अपने दोस्त कैप्टन हेबल से मिलवाते हैं एन को, जहाँ कैप्टन हेबल बताते हैं कि आपको किताबें पढ़ने का बहुत शौक है। मेरा एक दोस्त है कैप्टन बेनविक, उसको भी आपकी तरह किताबें पढ़ने का बहुत शौक है, पर आजकल वो काफ़ी दुखी और उदास रहता है। आपके पास थोड़ा वक्त हो तो आप उनसे बात कर लें। यहाँ पर कैप्टन हेबल बताते हैं कि वो हमारे रिलेशन में आते हैं, उनकी सगाई हो गई थी, जिसके बाद उनकी होने वाली वाइफ शादी के कुछ दिन पहले ही गुजर गई। तब से ये जहाज पर हैं, जिनका सदमा इनको काफ़ी गहरे तौर पर लगा है। तब एन कहती है कि मैं उनसे ज़रूर बात करूंगी। तभी कैप्टन कहते हैं कि क्यों ना आज रात डिनर पे हम बात करें, और हाँ, तुम कैप्टन वेंटवर्थ से कहो कि उस शिप को दोबारा से ज्वाइन कर लें, क्योंकि काफ़ी समय से वो बाहर है और ये ठीक नहीं है कि काबिल कैप्टन इतने दिनों तक शिप से बाहर रहे। तब एन कहती है कि मैं क्यों कहूँ, आप लुइसा से कहिए, वो उनसे कह देगी। शाम होने के बाद में सभी लोग घर जाने लगते हैं। रात में सभी लोग डिनर पे मिलते हैं, जहाँ एक दोस्त कहता है कि वेंटवर्थ एडमिरल बन सकता है और अच्छे से अच्छा सरकारी ओहदा हासिल कर सकता है, पर वेंटवर्थ शादी करके परिवार बसाना चाहता है और अपने बीवी बच्चों के साथ में खुश रहना चाहता है। वेंटवर्थ कहता है कि जी बिल्कुल, मैं ऐसा ही चाहता हूँ, मुझे किसी भी पद और पैसे की लालच नहीं है। बहुत सारी बातें होती हैं और खूब सारे हंसी मजाक भी होते हैं वहाँ पर, जिसके बाद सभी लोग जाने लगते हैं। तभी समुद्र के किनारे एन के सामने एक जेंटलमैन आदमी आ जाता है और एन से कहता है कि माफ़ कीजिए, शायद मैं आपके रास्ते में आ गया हूँ। तभी एन कहती है कि ठीक है, फिर आप रास्ता छोड़िए, और आगे बढ़ जाती है। वेंटवर्थ को वो आदमी कुछ अजीब लगता है और वो उससे पूछता है कि क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ। तभी वो आदमी कहता है कि माफ़ कीजिए, मुझे जिस तरीके की मदद की ज़रूरत है वो आप नहीं कर सकते हैं।
अगले सीन में हम एन को देखते हैं जो कि रेत पे कुछ बना रही होती है। तभी वहाँ पर वेंट आ जाता है और रात में हुई कुछ बदतमीजी के लिए माफ़ी मांगता है और कहता है कि देखो, हम लोगों को कभी भी बात करने का सही मौका नहीं मिला। मैंने बीते सालों में तुम्हें कितना मिस किया मैं बता नहीं सकता हूँ। तुम्हारी बेरुखी देखी कभी तो तुम्हारी मोहब्बत देखी। एन कहती है कि मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। तभी वेंटवर्थ कहता है कि पिछली बातों को भुला कर क्या हम फिर से दोस्त बन जाएं। एन कहती है कि मैं भी यही सोच रही थी। जिसके बाद में वेंटवर्थ थैंक यू बोलकर जाने लगता है तो एन पीछे से बोलती है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम एडमिरल बनने की कोशिश करोगे। सब तुम्हारी हुनर की तारीफ करते हैं। तभी वेंटवर्थ कहता है कि मेरी खुशी एडमिरल बनने में नहीं है और जिसमें मेरी खुशी है वो किसी को दिखती नहीं है। जिसके बाद एन स्विमिंग करने लगती है और वेंट वहाँ से चला जाता है। आगे के सीन में दिखता है कि वही जेंटलमैन आदमी एन के सामने आ जाता है और फिर से उससे जान पहचान करने की इजाज़त मांगता है, मगर एन मुस्कुराकर आगे चली जाती है। वो उससे बात नहीं करना चाहती और फ्लोर की खिड़की से उसी जेंटलमैन को देखने लगती है। तभी वहाँ पर मैरी आ जाती है और उससे पूछती है कि तुम किसे देख रही हो। एन कहती है कि उसी को देख रही हूँ जो कल रास्ते में मुझे मिला था। एन वहाँ के मेट से पूछती है कि ये कौन है। वहाँ की मेट बताती है कि वो विलियम वाल्टर है और विलियम वाल्टर का नाम सुनते ही उसको देखने के लिए सभी खिड़की पर चले जाते हैं। लुइसा बताती है कि ये हमारी कज़न है। तभी वहाँ पर मैरी कहती है कि हमारी कज़न नहीं बल्कि हमारे ख़ानदान की वारिश है और ये बात हमारे फादर को पता होनी चाहिए। आगे के एक सीन में हम देखते हैं कि लुइसा एक ऊंचाई से छलांग लगाने के लिए बोलती है कि मैं यहाँ से जंप कर रही हूँ और वेंटवर्थ से कहती है कि तुम मुझे पकड़ोगे और वो ऐसा इसलिए करती है ताकि एन को जलन होगी, पर वेंटवर्थ उसे नहीं पकड़ पाता और वो फर्श पर गिर जाती है और उसके सर में काफ़ी ज़्यादा चोट आ जाती है और वो बेहोश हो जाती है। सभी लोग घबराकर उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं, पर डॉक्टर बताता है कि लुइसा खतरे से बाहर है, कोई भी चिंता की बात नहीं है। जिसके बाद एन और वेंटवर्थ एक बग्घी पर जा रहे होते हैं जहां वेंट अपने किए पर बहुत अफसोस कर रहा होता है और कहता है कि लुइसा मेरी वजह से गिरी है। एन कहती है कि आपने तो उसे ऐसा करने से मना किया था। वेंट कहता है कि वो मुझसे प्यार करने लगी है। तभी उसका घर आ जाता है और वेंटवर्थ वहीं पर उतर जाता है और एन से पूछता है कि तुम कहाँ जाओगी। एन कहती है कि मैं बात जाऊँगी अपने फादर के पास जहाँ उसके फादर किराए पर रहते थे। वहाँ जाने के बाद में एन को पता चलता है कि आज रात पर डिनर पर विलियम वाल्टर एलियट आ रहे हैं। ये वही इंसान है जो समुद्र के किनारे एन से मिला था, जहाँ उसकी बहन एलिजाबेथ विलियम से मिलने के लिए काफ़ी ज़्यादा सज संवर रही होती है और उसकी खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं होता। उसको ऐसा लगता है कि एलियट उसी से मिलने के लिए आ रहा है। तभी पता चलता है कि एलियट आ गया और एन एलिजाबेथ उसको लेने के लिए जाती हैं, जहाँ एलिजाबेथ को पता चलता है कि एन और एलियट एक दूसरे को जानते हैं, पर एलियट तो एन को चाहता था ना कि एलिजाबेथ को। रात की पार्टी में एन एलियट से कहती है कि मुझे नहीं पता था कि आपका मेरी बहन से इतना मिलना जुलना चल रहा है। एलियट बताता है कि मैं तुम्हारी बहन के लिए नहीं आता हूँ और प्यार के लिए मेरे दिल में कोई भी जगह नहीं है। मैं तो मिसेस क्ले के लिए आता हूँ जो कि मेरी चाचा से शादी करने वाली है और ये शादी नहीं बर्बादी होगी। तभी एन कहती है कि आप मेरे फादर की इज्जत की इतनी परवाह करते हैं। एलियट कहता है कि मुझे बिल्कुल भी परवाह नहीं है आपके फादर जी की, पर चिंता ये है कि अगर शादी के बाद उसका बेटा हो गया तो मेरी वो खिताब छीन लेगा और मेरी सारी दौलत भी छीन लेगा और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। उधर एलिजाबेथ एलियट के लिए काफ़ी परेशान होती है, पर वो तो उसकी बहन एन को इम्प्रेस करने में लगा हुआ होता है। अगली सुबह एन के फादर को पता चलता है कि उनके शहर बात में एक बहुत बड़े राजघराने परिवार घूमने आया हुआ है और एन के फादर की खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं होता। वो उनसे मिलने चलने के लिए कहते हैं। तभी एन कहती है कि वो अब हम लोगों को नहीं पहचानेंगे क्योंकि उनसे हमारा रिश्ता कई पीढ़ियों पुराना है। एन के फादर कहते हैं कि हम एल्बम सिखाएंगे और फोटो देख करके कोई ना कोई रिश्ता जरूर निकाल लेंगे, तुम लोग जा करके तैयार हो जाओ। सब के सब वहाँ पर शाही परिवार से मिलने के लिए जाते हैं, जिसके बाद सब अपने घर जाने लगते हैं। बाहर निकलने पर एलियट से एन कहती है कि मेरी आप में दिलचस्पी बढ़ने लगी है और आप मुझे अच्छे लगने लगे हैं। एलियट मुस्कुराते हुए कहता है कि मेरी किस्मत पर मुझे यकीन नहीं हो रहा है और वो दोनों बाहर चले जाते हैं। तभी वहाँ पर रसेल आ जाती है और एन से कहती है कि वेंटवर्थ और लुइसा की सगाई होने वाली है, जिसे सुनकर एन रोने लगती है और बहुत दुखी हो जाती है। रसेल कहती है कि आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि तुम नहीं जानती हो कि कैप्टन और लुइसा की सगाई होने वाली है, क्योंकि सभी की जुबान पर एक ही नाम है। जिसके बाद में रसेल भी वहाँ से चली जाती है। एन घर आकर काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करती है और अपने आप से बातें करते हुए रोने लगती है। अगली सुबह एन एक पेस्ट्री शॉप पे रहती है जहाँ उसे वेंटवर्थ मिल जाता है और वो उससे पूछने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। एन कहती है कि हम लोग कहीं जा रहे थे, तभी बारिश शुरू हो गई और मेरे दोस्त एलियट बग्घी लेने के लिए गए हैं।
यहाँ वेंटवर्थ एन को सगाई के बारे में बताने वाला होता है। तभी वहाँ पर एलियाड बग्घी लेकर के आ जाता है और वहाँ से निकलने के लिए कहता है। एन वेंटवर्थ से एलियाड को मिलवाती है। तब एलियाड वेंटवर्थ को अपने घर रात पार्टी में इनवाइट करके वहाँ से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है पार्टी पर। पार्टी में जहाँ वेंटवर्थ से एन लुइसा के बारे में पूछती है। वेंटवर्थ कहता है कि अब वो ठीक है। एन कहती है कि आप इसी शहर बाद में हो तो हम लोग 1-2 बार और मिल सकते हैं। तभी वेंटवर्थ कहता है कि मुझे पता नहीं कि मैं कितने दिनों तक यहाँ पर रहूँगा, क्योंकि मुझे कुछ फैसले लेने हैं जिसमें मैं उलझा हुआ हूँ। शिप पे मुझे अच्छा पद मिल रहा है और मैं सैटरडे को माल्टा के लिए निकल जाऊँगा, तो मुझे जल्दी फैसला करना होगा। तभी वहाँ पर एलियाड आ जाता है और एन को साथ चलने के लिए कहता है। उसे कुछ इटालियन भाषा को ट्रांसलेट करवाना होता है और एन इटालियन भाषा बोलने में एक्सपर्ट होती है, जहाँ एन बाद में आने के लिए कहकर मना कर देती है। तभी एन के फादर आकर वाल्टर उसे समझाते हैं कि तुम्हें उसके साथ में जाना चाहिए था, जिसके बाद में एन वहाँ से चली जाती है। वहाँ अकेले में एलियाड वेंटवर्थ से कहता है कि मुझे उम्मीद है कि आप हमारी शादी में ज़रूर आएंगे। अगर आप नहीं आएंगे तो एन का दिल टूट जाएगा और आप नहीं जानते कि आपकी दोस्ती उनके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। म्यूजिक शुरू हो जाता है, जहाँ देखते हैं कि एन और एलियाड एक साथ बैठे हुए होते हैं, जिसके बाद में वेंटवर्थ को काफ़ी ज़्यादा जेलस होने लगता है और वो वहाँ से उठ के जाने लगता है। तभी एन उसके पीछे दौड़ती हुई जाती है और वेंट को रोक करके कहती है कि क्या हम लोग अधूरी बात को पूरी कर सकते हैं। तब वेंट कहता है कि माफ़ करना, अब मैंने फैसला कर लिया है, अब मैं शिप पे जा रहा हूँ और मुझे सफ़र के लिए काफ़ी ज़्यादा तैयारी भी करनी है। तभी वहाँ पर एलियाड भी आ जाता है, जिसके बाद वेंट वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद एलियाड एन से कहता है कि मैं आपसे प्यार करता हूँ और शादी भी करना चाहता हूँ। इस बारे में वो एन को सोचने के लिए कहकर वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह एन की छोटी बहन मैरी आ जाती है। एन कहती है कि तुम यहाँ पर कैसे आ गई। मैरी कहती है कि मैं तुम्हें लेने के लिए आई हूँ और तुम्हें मेरे साथ में चलना होगा। साथ ही वो लुइसा की शादी के बारे में भी बताती है, जहाँ पर मैरी के हस्बैंड भी आ जाते हैं और वो बताते हैं कि मेरी दोनों बहनों को प्यार हो गया है और जल्दी उन दोनों की शादी होने वाली है। एन अपने बहन और उनके हस्बैंड के साथ में चली जाती है, जहाँ पर सारे कैप्टन और वेंटवर्थ भी होता है, जो कि एक लेटर लिख रहा होता है। एन हाय कहती है कैप्टन विलियम को और उनसे बात करने लगती है, जहाँ विलियम कहते हैं कि लुइसा और वेंटवर्थ की कहानी प्यार में बदल गई, अब उन दोनों की सगाई होने वाली है। अब ये बात सुनकर वेन पूरी तरीके से उदास हो जाती है, जिसके बाद विलियम वहाँ से चला जाता है। एन पीछे मुड़कर देखती है तो वेंटवर्थ वहाँ से जा चुका होता है, पर एन को एक लेटर दिखती है उसके नाम की, जिसे वेंटवर्थ उसी के लिए रख कर गया होता है। लेटर में लिखा होता है कि प्यारी एन, अब मैं खामोश नहीं रह सकता। एन, मैं तुम्हारी जुदाई को नहीं सह सकता। मैं तड़पता रहा तुम्हारी मोहब्बत और जुदाई के साथ में, पर तुम्हारी शादी मिस्टर एलियाड के साथ में होने वाली है और मैं खुद को कभी भी माफ़ नहीं कर पाऊंगा अगर मैंने तुम्हें ये बात नहीं बताया तो। मेरे पास आने की वजह सिर्फ तुम थी। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, पर तुम्हें ये सब नहीं दिखा। तुम तो अपना पहला प्यार तक भुला बैठी। मैं तुम्हारे अलावा किसी से प्यार नहीं कर सकता और ज़िंदगी में मैं किसी से प्यार कर भी नहीं पाऊंगा। ये सब सुनकर एन काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है और वेंटवर्थ को ढूंढने लगती है। जहाँ रोड पर एलियाड और क्ले एक दूसरे के साथ में किस कर रहे होते हैं तो एन उन्हें देख लेती है और वो एलियाड से कहती है कि आप दोनों इसी तरीके से लगे रहो, मैं कुछ नहीं कर सकती। और वो भागते हुए वेंटवर्थ को ढूंढने लगती है। वेंटवर्थ उसके सामने आता है तो वो दौड़ करके उसे हग कर लेती है और दोनों एक दूसरे को प्रपोज कर देते हैं। उधर चर्च में एलियाड क्ले से शादी कर लेता है और एन के पिता वाल्टर काफ़ी ज़्यादा रोते हुए दिख रहे होते हैं, क्योंकि उनकी शादी क्ले से होने वाली थी, पर क्ले तो वाल्टर से शादी कर लेती है। दूसरी तरफ एन और वेंटवर्थ एक साथ में अपनी ज़िंदगी को हंसी खुशी गुजारने लगते हैं और इसी के साथ में इस मूवी की यहीं पर एंडिंग होती है। सो दोस्तों, अगर मूवी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मैं मिलती हूँ किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।